मसल रिलैक्सेंट क्या ड्रग है? नाम में समझ आ रहा है कि हमें अपनी मसल्स को रिलैक्स करना है। क्या मतलब है रिलैक्स करना है? पहले तो ये समझना चाहिए कि रिलैक्स कैसे करना है, क्यों करना है वो छोड़ो, कैसे करना है और मसल को रिलैक्स कैसे करेंगे। अभी तक स्टार्टिंग से हमें इतना पता है कि ये हमारी मसल है, ये हमारी मसल है, ठीक है, और ये उससे निकलता है टेंडन। अरे यार, एक तो ये राइटिंग पैटर्न है, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारा होता है मसल बल्क, और मसल बल्क से क्या निकलता है आप सबको पता है, टेंडन, ठीक है। अब ये जो मसल बल्क होता है ना, इसके अंदर आपको पता है फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि हर मसल हमारी कॉन्ट्रैक्शन में कब जाती है, जब हम पर्टिकुलर, अगर आप अपना फोर आर्म का फ्लेक्शन करो तो आपकी बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी, यानी मसल्स फाइबर बिल्कुल एक दूसरे के पास पास में आएंगे। सही बात है, पास पास में आएंगे, हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल फाइबर एक दूसरे से चिपकते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और जब मसल फाइबर एक दूसरे से दूर जाएंगे उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। उसी को तो रिलैक्सेशन बोलेंगे कि जब मसल फाइबर एक दूसरे से दूर जाने का मतलब यहाँ क्या है कि मसल की लेंथ इंक्रीज होगी। सिंपल सा लॉजिक समझो कि फाइबर जब पास पास आएंगे तो मसल शॉर्ट होगी, मसल शॉर्ट होगी जो उसका डिस्टेंस से तो शॉर्ट होगी। आप जब फोर आर्म का फ्लेक्शन करो, बाइसेप शॉर्ट होगी तभी तो वो आपके फोर आर्म को ऊपर खींच पाएगी। और जब आप एक्सटेंशन करोगे तो बाइसेप को इलोंगेट होना पड़ेगा, अपना साइज बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो आप एक्सटेंशन कर पाओगे। उसी को तो आपने क्या बोला, रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि मसल्स को छोटा शॉर्ट होना, और रिलैक्सेशन क्या कि मसल फाइबर के एक दूसरे से दूर जाना, उसको बोलते हैं मसल रिलैक्सन, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स। अब उसी के हमें ड्रग पढ़ने के, मसल रिलैक्सेंट के ड्रग। अब इसकी ड्रग की नीड क्यों पड़ेगी आगे हम समझेंगे, पहले हम समझेंगे बेसिक के ये जो ड्रग है ये 3 जगह पे वर्क करते हैं, फिर हम तीनों को समझेंगे। इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें आपको तीनों समझाऊंगा। मसल रिलैक्सेंट ड्रग वर्क करते हैं 3 जगह पर। पहला करते हैं आपके क्या, पेरीफेरी पर, दूसरा करते हैं सेंट्रली, और तीसरा कहाँ करते हैं, डायरेक्टली। तीसरा करते हैं डायरेक्टली। अब ये इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज है, ये नाम क्या लिखा है ऊपर, मसल, तो डायरेक्टली का मतलब क्या है कि डायरेक्टली कहाँ वर्क करेगा अगर कोई ड्रग, मसल पर। सेंट्रली मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ब्रेन पर, सेंट्रल सिस्टम। और पेरीफेरी मतलब क्या, जो अब एक ही चीज बचा, NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो ये वाले ड्रग के लिए हमें पूरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ना पड़ेगा और सबसे टफ पेरिफेरल ड्रग ही है। इसके लिए हमें क्यों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं पता तो हम पेरीफेरी ड्रग कैसे काम करते हैं हमें नहीं पता होगा। हमें नहीं पता होगा कि पेरिफेरल ड्रग कैसे, जैसे मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ाई थी रेनिन एंजियोटेंसिन, अगर हमें वो मैकेनिज्म ही नहीं पता होगी तो हम कैसे बता पाएंगे कौन सा ड्रग किसे इनहिबिट कर रहा है, नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे क्या, एनएमजे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पेरीफेरल, वही लिखा है कि अगर पेरीफेरी मतलब एनएमजे पे वर्क कर रहा है, सेंट्रली मतलब सेरेब्रोस्पाइनल यानी सेंट्रल सिस्टम पर, ब्रेन पर, और डायरेक्टली वाला पूरा कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म यानी मसल पर। ये क्या काम करते हैं, दे रिड्यूस दी स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी का मतलब क्या होना है कि मसल फाइबर आपस में चिपक जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो स्पास्टिसिटी को दूर करने के लिए ये वाले ड्रग लिए जाते हैं और बहुत जगह पे यूज होता है इनका, डिफरेंट डिफरेंट यूज हो रहा है क्या, कि सर्जरी के टाइम पे भी यूज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पे भी यूज करते हैं और हम एज अ फिजियोथेरेपी बहुत जगह इनको यूज अलग अलग करने वाले, कौन सा ड्रग कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं, उनको हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं प्रॉपर एनएमजे, ठीक है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको ना पहले मैं आपको एकदम सिंपल, में लैंग्वेज बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको अपने तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। फिर जो लैंग्वेज में लिखा वही होगा। ये एक आपको एक डायग्राम बताता हूँ जो ये मैंने बनाया है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ पूरा का पूरा इसमें भरा पड़ा है। इसमें है क्या, बस इसको हम समझते चलते हैं, ठीक है, समझते हैं। एनएमजे होता क्या है, नाम में ही समझ आ रहा है इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या, एक इंफॉर्मेशन जो ऊपर ब्रेन से चली, एक्सोन से ट्रांसफर हो रही है, और कहां रही है, मोटर नर्व एंडिंग टू अ मसल फाइबर। यानी ये एक्सोन किसका पार्ट है, ये वाला पार्ट है ब्रेन का, और ये नीचे है मसल। इनके बीच को रिलेशन को बोलते हैं न्यूरो, यानी क्या, आपके नर्व्स, और मस्कुलर यानी मसल, इनके बीच के जो जंक्शन में काम होता है उसी काम को हमें समझना है। इसी को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी neuromuscular transmitter defined as the transfer of information from motor nerve, यानी motor nerve ending
to the muscle fiber through neuromuscular junction. It is mechanism by which the motor nerve impulse initiate muscle contraction. अगर ये नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो जैसे ही हम, अब सिंपल मैथ समझो, हमने ब्रेन को कमांड भेजा कि भैया हमको मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है, तो मसल क्या करेगी, मसल तुरंत अपने जो मसल काम किस पे करती है, नर्व्स पे, मसल अपने तुरंत नर्व को बोलेगी सुनो फटाफट जाओ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, मसल्स को कमांड भेजो। कैसे भेजेंगे समझते हैं। अगर ये कमांड नहीं होता तो हम हमेशा कैसे फ्लैसिडिटी स्टेट में पड़े रहते, और अगर ये कमांड ओवरवर्क कर जाए तो हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में पड़े रहेंगे। तो इस कमांड को ये क्या बंद चालू होता रहेगा। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो ये चालू हो जाएगी मैकेनिज्म, अगर हमें रिलैक्स करना है तो ये मैकेनिज्म रुक जाएगी। ठीक है, हमने कमांड भेजा ब्रेन को कि भैया आप फटाफट एक काम करो, हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराओ। तो मसल क्या करेगी, मसल क्या करेगी, फटाफट इस जंक्शन पे काम करेगी। ये जंक्शन किसका बना है, मैंने बता दिया, ये नर्व है, ये मसल है, क्या है यहाँ समझो ये आपकी क्या है, नर्व की एंडिंग है, इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पहले तो समझो साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स का मतलब दो चीजें हैं कि ये तो आपकी क्या हो गई नर्व, ये आपकी हो गई मसल की एंडिंग। इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक, इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक, और इसके बीच में ये इसको बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब होता है वो जगह जहां पर क्या बन रहा है, साइनेप्स बन रहा है। यानी क्या मतलब कि यहां से कोई ए कंपाउंड आएगा, अभी हम समझेंगे वो ए क्या है, ए कंपाउंड आएगा यहाँ पर, उस ए कंपाउंड के लिए इस जगह पर पर्टिकुलर रिसेप्टर बैठे हुए हैं। हमने बात कर चुके हैं कि बॉडी में हर फंक्शन रिसेप्टर से ही होता है। बिना अगर बॉडी में कुछ भी बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर नहीं है कोई काम नहीं। यानी उस ए कंपाउंड के लिए यहाँ रिसेप्टर बैठे हैं जिनका नाम है बी। जब वो ए बी के साथ जुड़ेंगे फिर कोई एक न्यू कंपाउंड बनेगा सी, वो एक्शन करेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, साइनेप्स। यानी ए बी से जुड़ता है उसको बोलते हैं साइनेप्स। तो अगर अभी ऊपर वाली स्टेप कौन सी है, प्री साइनेप्टिक, यहाँ साइनेप्स बना नहीं, नीचे वाली कौन सी है, पोस्ट साइनेप्टिक, क्योंकि यहाँ साइनेप्स बन चुका है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, अब इसमें कोई क्लियर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए। अब प्री साइनेप्टिक के अंदर क्या क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। प्री साइनेप्टिक के अंदर दो चीजें होती हैं, ये तो इसको तो आप बोल दो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसके अंदर होता है सेमिनल वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल। अगर आपको सेल याद है तो मैंने आपको बताया था कि सेल ऑर्गेनेल फिर से पढ़ लेना अगर याद नहीं है। वेसिकल्स ऑलवेज यूज फॉर द स्टोरेज। बेसिकली पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसी ना किसी चीज को स्टोर करने के लिए रखा होता है। अगर इसके अंदर सिनेप्टिकल वेसिकल्स है तो पक्की सी बात है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा पड़ा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर भरा है। जब हमें इसकी निकालने की जरूरत होगी तो हम इस वेसिकल्स को बस्ट करेंगे, और जब ये बस्ट होगा तभी इसके अंदर से वो प्रोडक्ट निकलेगा। और हमें सीधी सी बात, अगर वेसिकल्स इसके अंदर है तो सीधी सी बात है वो प्रोडक्ट को ही हमें बाहर निकालना है। और माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता है, अब ये सब प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की नीड होगी नहीं होगी। तो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। एटीपी तो यही देगा ना, अगर ये नहीं होगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन चलेगा कैसे। एनर्जी भी तो चाहिए किसी भी काम को, इतनी मेहनत कराने के लिए, ये सिंपल मैकेनिज्म नहीं है। यानी दोनों के काम मैंने समझ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया का काम समझ लिया, सिनेप्टिक वेसिकल्स का काम मैंने समझ लिया। अब क्या होता है कि जैसे ही ब्रेन से कमांड गई कि भैया हमें इसको चालू करना है, तो क्या चालू करना है आपको पता है, बाहर होता है ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, अंदर होता है आईसीएफ इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब क्या हुआ कि जैसे ही अब इनके बीच में हमेशा एक बाउंडेशन होती है, इसके पीछे बाउंडेशन हो, इनके बीच में क्या एक चेंज रहता है कि आप अब कोई भी जैसे ही कमांड जाता है ना तो तब सबसे पहले क्या होना है, सबसे पहले ये जो ये क्या होता है, जैसे ही ब्रेन से कमांड जाएगी इसमें क्या, इस मेम्ब्रेन पे चैनल्स होते हैं, छोटे छोटे चैनल्स बने होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे चैनल्स होते हैं। वो चैनल्स किसके लिए होते हैं, वो चैनल्स हमेशा बंद रहते हैं, वो चैनल जब भी खुलेंगे जब ब्रेन से कमांड आएगी। ठीक है, तो वो जैसे ही ब्रेन से कमांड आई वो चैनल होते हैं कैल्शियम के। किसके लिए होते हैं, कैल्शियम के लिए। याद रखते चलना एक एक वर्ड याद, कैल्शियम के लिए होते हैं। तो जैसे ही ब्रेन से कमांड आई कि हमें इसको खोलना है, वो चैनल्स क्या होंगे, वो चैनल एकदम खुल जाएंगे। क्यों, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एक्सोन टर्मिनल पे पहुंचेगा कि ब्रेन से कमांड आई एक्सोन टर्मिनल पर कि भैया अब आगे काम करना, आप एक काम करो इस चैनल को खोलो। ये चैनल जैसे ही खुलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अंदर बैठे हुए हैं कैल्शियम, ये कैल्शियम बैठे, इनका होगा इनफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब ये अंदर आएंगे, ये सब अंदर आते जाएंगे। अब कैल्शियम जैसे ही अंदर आएंगे ये क्या करेंगे, हम बात कर चुके, वेसिकल्स बैठे हैं भैया,
तो ये तुरंत वेसिकल्स पे हमला कर देंगे वेसिकल्स पे हमला कर देंगे और वेसिकल्स को वस्ट कर देंगे, तोड़ देंगे। अब जैसे इनका काम यही है, कैल्शियम को बुलाना है, कैल्शियम अंदर आए, वो इनको वस्ट करेंगे। वस्ट जैसे करेंगे तो वेसल्स के अंदर से एक चीज निकलेगी, उसका नाम होता है एसिटाकोलिन। क्या नाम है? एसिटाकोलिन। कोई कंफ्यूजन अभी तक में? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना। रिलीज ऑफ एसिटाकोलिन स्टेट हमें समझ आ गई। इस स्टेज को बोलते हैं रिलीज ऑफ एसिटाकोलिन। 5 स्टेज में पढ़ेंगे हम इसको, 5 स्टेज में। पहली स्टेज क्लियर होनी चाहिए। पहली स्टेज होती है रिलीज ऑफ एसिटाकोलिन। ठीक है, ठीक है, एसिटाकोलिन रिलीज हो गया। अब क्या करना है? अब इसमें एक सिंपल सी मैथ और समझ लो कि एक वेसिकल से नियर अबाउट 10,000 एसिटाकोलिन निकलते हैं, 10,000। और एक बार में नियर अबाउट 300 वेसिकल्स फूटते हैं। तो एक बात बताओ कि एक बार में कितने निकलेंगे? 30 लाख एसिटाकोलिन एक बार में नियर अबाउट रिलीज होते हैं। अब वो रिलीज तो हो गए, ठीक है, वो जैसे ही रिलीज होते हैं वो यहां पर आके बैठ जाते हैं। एसिटाकोलिन रिलीज होने से कोई मतलब नहीं है, वो आके बैठ गए। अब वो आके बैठ जाते हैं तो अब क्या, ये वाला तो स्ट्रक्चर समझ आया। नीचे क्या है? अपनी मसल्स है। अब मसल्स में क्या होता है? मसल्स पर ये होता है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं सब न्यूरल क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब क्या होता है? क्लेफ्ट का मतलब होता है क्या? आ स्पेस और ओपनिंग मेड बाय स्प्लिटिंग। कोई रास्ता या गैप, ये गैप है, सब न्यूरल क्लेफ्ट है। और इस क्लेफ्ट में बैठे होते हैं एसिटाकोलिन रिसेप्टर। यानी वो यहां बैठे, वो वेट कर रहे हैं कि कब एसिटाकोलिन आएंगे और हमसे चिपकेंगे। जब हमसे चिपकेंगे तो फिर आगे एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा। ठीक है भैया, हम इतना हमें समझ आ गया। तो अब ये बैठे हैं, ये डायरेक्ट इससे नहीं चिपक पाते, पहले ये जाते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? इनके बीच का रास्ता है, वो इस पे जाके चिपकते हैं। वो पहले कहां चिपकते हैं? वो चिपकते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे। तो एक्शन ऑफ एंटीसिपेटरी पोटेंशियल क्या है कि आफ्टर एंटरिंग द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पहले साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे एसिटाकोलिन मॉलिक्यूल बाइंड विद निकोटिनिक रिसेप्टर। इसको एसिटाकोलिन रिसेप्टर भी बोलते हैं और इसको निकोटिनिक रिसेप्टर भी बोलते हैं, दोनों नाम है, याद रखना। ठीक है, फिर क्या होता है? इसके साथ चिपक के ये क्या बनाएंगे? एसिटाकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां कॉम्प्लेक्स बन गया, मुझे समझ आ गया, इतना मुझे समझ आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स करेगा क्या? ये कॉम्प्लेक्स अब एक चीज करता है तुरंत, क्या? यही भी सेम मैकेनिज्म लगा। अब यहां पर भी एक गेट अलग बने हुए हैं, जैसे यहाँ कैल्शियम के लिए गेट बने थे, यहाँ गेट बने होते हैं क्या? सोडियम के लिए। ये उन गेट को क्या करेगा? ओपन कर देगा। ये उन गेट को ओपन कर देगा। जैसे ही ओपन करेगा तो बाहर ईसीएफ में बैठे होते हैं सोडियम, यहां बैठे थे कैल्शियम। कैल्शियम अपने सिनेप्टिक वेसिकल्स को तोड़ा था। ये अब सोडियम अंदर जाएगा। जैसे ही अंदर जाएगा वो अंदर का रेस्टिंग पोटेंशियल चेंज कर देगा। अब रेस्टिंग पोटेंशियल चेंज करने का मतलब क्या है? आपको पता है कि मेम्ब्रेन हमेशा एक रेस्टिंग पोटेंशियल पे बैठी होती है जिसका होता है -90 मिलीवोल्ट। अब माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यार -90 मिलीवोल्ट क्यों, जीरो पे क्यों नहीं बैठी होती? कोई चीज ये माइनस पे क्यों बैठी? इसलिए बैठी है कि आपको भी, आप भी जानते हो, आपने अगर आपने पढ़ा हुआ है, आप जानते हो कोई पेशेंट अगर स्ट्रोक में, आप देखते हो कि क्या थोड़े बहुत अमाउंट एनर्जी यूज करने पर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है क्या? नहीं, आपको एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी लगती है। उस क्यों लगती है? क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस में है। पहले आप उसको एक अमाउंट में लाके उसको जीरो पे लाते हो, जीरो पे आके वो न्यूट्रल होती है, फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी लाते हो, तब कहीं जाकर आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो। यही रीजन है कि छोटे मोटे अमाउंट में आप मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसलिए स्ट्रोक वाले पेशेंट, जो इस तरीके के जो पैरालाइज्ड पेशेंट होते हैं, वो थोड़ी बहुत क्या, उनके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन तो आपको देखते हैं मगर वो मूवमेंट नहीं कर पाते। आप बोलते हैं यार मसल कॉन्ट्रैक्ट तो कर रही है, मूवमेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? यही रीजन है। कैन यू रिपीट आफ्टर द रिलीज ऑफ एसिटाकोलिन? यही बताया था कि एसिटाकोलिन यहाँ से रिलीज हुए, जैसे रिलीज हुए वो रिसेप्टर पे बैठे, रिसेप्टर पे बैठ के उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया, एसिटाकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स ने क्या करा? यहाँ पर एक गेट बने हुए थे, जैसे ऊपर कैल्शियम के लिए गेट बने थे, ऐसे यहाँ गेट बने थे सोडियम के लिए। वो गेट उन्होंने खुले, सोडियम अंदर आया। अभी तक मैंने आपको इतना समझाया था यहाँ पर। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। क्या -90 मिलीवोल्ट पर रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन चुपचाप बैठी होती है नेगेटिव में, नॉट जीरो, नेगेटिव में। अब ये सोडियम अंदर आया, कुछ अमाउंट में अंदर आया, उसने क्या करा? कुछ अमाउंट में जैसे ही अंदर आया तो ये -90 से थोड़ा सपोज करके हुआ -80। कुछ एकदम ऐसे जीरो नहीं हो जाता, एकदम कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो जाता। हमेशा याद रखो, आप तो वेल एनर्जी है सब कुछ इसलिए कर लेते हो। जो पहला ही थे उस पेशेंट से पूछना कि कितनी एनर्जी लगती है थोड़ा सा काम करने में भी, तो -80 हुआ। अब ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ समझ लो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इस केवल इस जगह पे चल रही है,
नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव में क्या होता है कि आप थोड़ी सी दो वो और ज्यादा ट्रिगर करती है, थोड़ी तो वो और ज्यादा। तो जैसे ही हल्का सा यहाँ पोटेंशियल डेवलप हुआ, इस पोटेंशियल को जो हल्का सा होता है ना, उस पोटेंशियल को बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। जो पहले -90 से सीधा पहुंचता है -60, इसको बोलते हैं एंड प्लेट। लेकिन क्या इतने पे कॉन्ट्रैक्शन होगा? नहीं होगा, अभी तो जीरो ही नहीं आया भैया, अभी जीरो ही नहीं आया, अभी कॉन्ट्रैक्शन की तो बात ही नहीं कर सकते। अब ये -60 पहुंच गया, ये -60 इस चीज को ट्रिगर कर देता है कि हाँ अब हमें अगर आगे और पोटेंशियल मिलेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। -90 से -60 आने पर मेहनत लगती है, अगर -60 पहुंच गया तो उसका मतलब है कि अब हमें अगर और एनर्जी दोगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो क्या करता है, ये -60 मिलीवोल्ट छोटे छोटे से मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल बनाता है। इसके अंदर छोटे छोटे से पोटेंशियल बनते हैं। अब वो छोटे छोटे पोटेंशियल जुड़ के जैसे ये बना, और गेट खुलेंगे और सोडियम अंदर आएगा, और कम हुआ और गेट खुलेंगे और सोडियम अंदर आएंगे, सोडियम अंदर आते जाएंगे, पोटेंशियल कम होता जाएगा, फाइनली जीरो पहुंचेगा, कम नहीं सॉरी बढ़ता जाएगा, जीरो पहुंचेगा, फिर फाइनली पहुंचता है 0.5। जब इतने पे पहुंचेगा तब कहीं जाकर कॉन्ट्रैक्शन होगा, 0.5 पर जाकर कॉन्ट्रैक्शन। और ये सडन नहीं पहुंचता, अंदर थोड़ा कम होता है, वो और गेट खोल देता है और सोडियम अंदर आया, वो और गेट खोल देता है, वो और सोडियम अंदर आया, वो और गेट खोलता है, वो और सोडियम अंदर आया, सोडियम कंटिन्यूअस अंदर आता रहता है, फाइनली एक पोटेंशियल सब जुड़ के आपस में जुड़ जाते हैं। मिनिएचर एंड मिनिएचर पोटेंशियल सब आपस में जुड़ के, मिनिएचर में छोटे छोटे जुड़ के एक बड़ा पोटेंशियल बना लेते हैं। उसकी वैल्यू होती है 0.5 मिलीवोल्ट। और वो पोटेंशियल से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया भाई, ठीक है, लेकिन अभी हम एनर्जी पूरा पढ़ रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन अभी हम एनर्जी पढ़ रहे हैं। यानी हमने कितनी स्टेज पढ़ ली, पहली स्टेज पढ़ी रिलीज ऑफ एसिटाकोलिन, दूसरी पढ़ी एक्शन ऑफ एसिटाकोलिन जो रिसेप्टर में, फिर हमने पढ़ी डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, डेवलपमेंट कैसे हुआ था, सोडियम अंदर आके। फिर हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल, मिनिएचर क्या कि पहले तो सोडियम अंदर आया तो -60, फिर वो -60 ने छोटा छोटा एक एक करके जोड़ के पूरा बड़ा बनाया, उसको हमने बोला डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर एंड प्लेट। और फाइनली हम पहुंच गए 0.5 पे, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब रिलैक्स भी तो करना है, क्या ऑल टाइम कॉन्ट्रैक्शन में रहोगे? तो रिलैक्स कैसे होता है, लास्ट स्टेज डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाकोलिन। क्या होता है कि एसिटाकोलिन रिलीज्ड इनटू सिनेप्टिक क्लॉज इज डिस्ट्रॉयड वेरी क्विकली, इतनी जल्दी ये प्रोसेस होती है, उसके बहुत कम टाइम में बंद हो जाती है, 1 मिलीसेकंड में ये प्रोसेस बंद हो जाती है। ये प्रोसेस बंद करने के लिए एंजाइम होता है एसिटाकोलिनेट्रेज, एसिटिलिन कोलिनेट्रेज एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम जैसे ही आपको लगता है ना कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब इसको रोकना है, एक एंजाइम रिलीज होगा एसिटिलकोलिनेट्रेज, वो एंजाइम क्या करेगा, वो तुरंत जाकर इस जगह पर जो रिसेप्टर्स बन गए थे इनको, इन एसिटाकोलिन को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा, ऊपर से जो एसिटाकोलिन को डिस्ट्रॉय करेगा। अब जैसे ही यहाँ एसिटाकोलिन डिस्ट्रॉय होंगे, ब्रेन को कमांड पहुंच जाएगा, ओके एसिटाकोलिन डिस्ट्रॉय होने लग गए, मतलब काम हो गया है, बंद कर दो। ये ब्रेन क्या करेगा, यहाँ से जो उसने पोटेंशियल भेजा था उसको बंद कर देगा। जैसे पोटेंशियल बंद होगा, ये गेट बंद हो जाएंगे, ये गेट बंद हुए, कैल्शियम अंदर नहीं आ पाएंगे, तो सेमिनिकल वेसिकल्स नहीं फूटेंगी, तो एसिटाकोलिन रिलीज नहीं होगा, तो रिसेप्टर नहीं बनेगा, तो सोडियम लाइगेट गेट चैनल नहीं खुलेंगे, तो सोडियम अंदर नहीं आएगा, तो एक्शन पोटेंशियल -90 से -60 नहीं जाएगा, तो मिनिएचर एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा, और मिनिएचर एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा तो सारे एक्शन पोटेंशियल जुड़ नहीं पाएंगे, सारे एक्शन पोटेंशियल जुड़ेंगे नहीं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। प्रोसेस एंड, दैट्स ऑल अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब जो भी मैंने आपको बताया ना, यहां देख लो, कुछ भी अलग नहीं लिखा होगा। अब आपके लिए 2 मिनट में पढ़ देता हूं, ठीक है, कि ये तो क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ट्रांसमिटर डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोटर नर्व एंडिंग, वही सब देखो, थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट इज अ मैकेनिज्म, ये देखो एक्सोन, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेमिनिकल वेसिकल, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये रही, ठीक है, पहले वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे आते हैं, फिर सब न्यूरल क्लेफ्ट पे आते हैं। ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये मसल है, ये एक्सोन है, ठीक है, कोई बिल्कुल कुछ नहीं मैं अलग नहीं बताया, ठीक है। 5 स्टेज में काम करता है, रिलीज ऑफ एसिटाकोलिन, एक्शन ऑफ एसिटाकोलिन, डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, 5 बता दिए, डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाकोलिन। रिलीज में कैसे होता है, मैंने बताया था कि व्हेन एक्शन पोटेंशियल रीचेस एक्सॉन टर्मिनल, वो कब पहुंचता है, जब आपने कमांड ब्रेन को भेजी, वो क्या खोल देता है, इट ओपन्स कैल्शियम चैनल इन द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन टर्मिनल, कैल्शियम आयन अंदर आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, वो क्या करते हैं, वो बस्ट करते हैं सेमिनल वेसिकल्स को। अब सेमिनिकल वेसिकल जैसे ही बस्ट होते हैं, वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के
आउटर बॉर्डर पर चिपक जाते हैं और उनके अंदर से रिलीज होता है एसिटाकोलिन। और एसिटाकोलिन एक्सोसाइटोस प्रोसेस के थ्रू प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाहर निकलकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट पर चिपक जाता है। और मैंने आपको बताया था कि ईच वेसिकल्स 1000 एसिटाकोलिन निकालता है एक बार में, और 300 वेसिकल्स एक बार में ओपन होते हैं। जस्ट अ सेकंड। क्या बताया था, एंड प्लेट। अब यहां से वो जैसे ही बने, वहां से क्या वो एसिटाकोलिन रिलीज हुआ। एसिटाकोलिन कहां पहुंचा, अपने एंड प्लेट पर पहुंचा। उसने को जैसे ही उसने क्रॉस करा और कॉम्प्लेक्स बनाया। कहां गया पेज यार, ये रहा। ठीक है, एक्शन क्या हुआ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे गया, एसिटाकोलिन मॉलिक्यूल किससे चिपके, निकोटीन रिसेप्टर यानी एसिटाकोलिन रिसेप्टर से, और उन्होंने वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्स बनाया। इस कॉम्प्लेक्स ने क्या करा, वो किसके गेट खोल दिए, सोडियम लाइगेट चैनल के गेट खोल दिए। और इस गेट ने क्या करा, सोडियम आइंस फ्रॉम ईसीएफ एंटर द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन थ्रू दिस चैनल एंड देयर सोडियम आइंस अल्टर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड डेवलप द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉल्ड एंड प्लेट पोटेंशियल। ये मैंने आपको बोला था, एंड प्लेट पोटेंशियल। अब एंड प्लेट पोटेंशियल कितना होता है, -90 से -60 पहुंचाता है। एंड प्लेट पोटेंशियल इज द चेंज इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन एन इंपल्स रीच टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब -90, जैसे ही सोडियम अंदर आया पहली बार में स्लाइड डीपोलराइजेशन होकर होता है -60, वो ही अब आप उसी को आप एंड प्लेट पोटेंशियल बोल देते हो। अब वही आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देता है कि और सोडियम अंदर आने दो और आने दो, वही सब जुड़ के इसको क्या बोलते हैं, मिनिएचर। मिनिएचर में छोटे छोटे। तो मिनिएचर एंड प्लेट इज अ वीक एंड प्लेट, तो कमजोर है, वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, मगर वो सब जुड़ के जरूर कर लेंगे। ठीक है, न्यूरोस्किन दैट इज डेवलप्ड बाय द रिलीज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिटाकोलिन फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल एंड ईच क्वांटम ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस अ वीक मिनिएचर। और वो सब आपस में जुड़ के बना देते हैं 0.5 मिलीवोल्ट, और उससे क्या हो जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। फिर आखिरी में मिनिएचर एंड प्लेट कैन नॉट प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल इन द मसल, अकेले नहीं कर पाती, मगर सब जुड़ के जरूर कर सकते हैं। हाँ, फिर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। किस तरीके से, कौन सा एंजाइम बताया था, 1 मिली सेकेंड में एसिटाकोलिन ट्रेस ये क्या कर देता है, सब करवा देता है, और इसी की वजह से क्या, फिर मसल फाइबर आपस फिर बात के जाके रिलैक्स हो जाती है, एंड में रिलैक्स होगी। ये देखो पूरा जितनी रामड़ बताई एक बार में लिखा है, ओपन चैनल एंट्री देख लो, जो मैंने बताया देखते जाओ। एसिटाकोलिन हुई, जैसे कॉम्प्लेक्स बना, सोडियम लाइगेंड चेन खुले, सोडियम अंदर आए, डेवलपमेंट एंड प्लेट पोटेंशियल, ये सब। ठीक है, अब ये आपका हो गया कंप्लीट। इस पूरे डायग्राम में अगर ये डायग्राम आपको रटा है तो पूरा एनएमजे आपको रटा है, और ये याद होना चाहिए, फर्स्ट ईयर के लिए नहीं, लाइफ भर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जैसे ये खत्म होता है फटाफट आना, ठीक है, हमें ये खत्म करना है टॉपिक, और अब सिंपल है, अब कुछ भी टफ नहीं है। क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन एक्टिंग पेरिफेरली, पहले हम पढ़ेंगे एनएमजे वाले पर। अगर हमें एनएमजे आप समझ आ गया है तो हम इसको तुरंत कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर देखो, पेरिफेरल वाले के अंदर दो पढ़ोगे आप, पहले आप पढ़ोगे नॉन डीपोलराइजिंग, जो डीपोलराइज नहीं होते, और दूसरे पढ़ोगे डीपोलराइजिंग। पहले आप पढ़ोगे नॉन डीपोलराइजिंग वाले, फिर आप पढ़ोगे पोलराइजिंग वाले। इनका मतलब क्या है आगे समझाएंगे। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग का मतलब होता है कि ये बहुत लंबे समय तक एक्ट करते हैं। उनके अंदर कौन से आते हैं, ट्यूबोक्यूरिन, पेनक्यूरिनियम, एलक्यूरिनियम, ये याद करने हैं। फिर इंटरमीडिएट बीच के ये कौन है, विक्यूरिनियम और एट्राक्यूरियम। फिर शॉर्ट एक्टिंग आते हैं म्यूवाक्यूरियम, और बहुत सारे भी और आते हैं, र्यूकैरिनियम, डेक्सोकैरिनियम, पिपैकैरियम, रैपाक्यूरिनियम, ये सब याद करने हैं आपको। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा पढ़ना करते हैं स्टार्ट। फिर इसके अंदर अभी ये अपन ने कौन सा पढ़ा था, नॉन पोलराइजिंग का, ये अब ये डीपोल होता है, नॉन डीपोलराइजिंग, ये डीपोलराइजिंग है। इसका मतलब क्या है, अभी इनका जब डीप में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिर दूसरा वाला पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग सेंट्रली, सेंट्रली मतलब ब्रेन पर। मैंने आपको अभी समझाया कि 3 चीजें थी, आपने कमांड भेजी ब्रेन, ब्रेन ने कमांड भेजा एनएमजे, एनएमजे ने कमांड भेजा मसल पर। यानी अगर सेंट्रली वाला ब्रेन को बंद करेगा, पैरेली वाला एनएमजे को बंद करेगा, और जो क्या बोलते हैं आपका डायरेक्टली वाला है वो मसल को बंद करेगा।
ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पेरिफेरल वाले को अब जरा हम समझते हैं कि पेरिफेरल में सबसे हम पहले पढ़ेंगे नॉन डीपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। नॉन डीपोलराइजिंग का मतलब यहां हमें समझ आ रहा है कि पोलराइज नहीं होने देगा। पोलराइज का कब हो रहा था, हम पढ़ के आ चुके थे। पोलराइज जब हो रहा था जब एसिटाकोलिन अपने रिसेप्टर से चिपक गया था। जब एसिटाकोलिन अपने रिसेप्टर से चिपक गया और रिसेप्टर चिपक बनने के बाद जब उसने सोडियम के गेट खोले और सोडियम जब अंदर आया तब वो -90 से -60 गया, तब पोलराइजिंग हुई। अगर इसका मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि हम अगर एसिटाकोलिन को उसके रिसेप्टर से चिपक नहीं ना दें तो वो पोलराइजिंग डीपोलराइज हो ही नहीं पाएगा। और इसमें आगे भी लिखा है कॉम्पिटिटिव, यानी सिंपल सी बात है कि ये कंपटीशन करेगा किसके साथ, एसिटाकोलिन के साथ। ये रहा आपका क्या, एक्सॉन, ये रही आपकी मसल, इसके ऊपर बैठे हैं क्या, रिसेप्टर, इसके ऊपर बैठे हैं रिसेप्टर। अब इन रिसेप्टर्स पर अगर आप पहले ही अपने ड्रग को पहुंचा दो और वो इन रिसेप्टर्स के साथ चिपक जाए, ध्यान रखना चिपकना और रिएक्शन करना दो अलग अलग वर्ड हैं। ये सिर्फ चिपक रहे हैं, रिएक्ट नहीं करेंगे। ये क्या है, उस रिसेप्टर की उन्होंने जगह को कवर कर लिया। अब कितने भी एसिटाकोलिन बेचारे बैठे रहेंगे, उनको जगह ही नहीं मिलेगी, वो बैठे कहाँ, और बैठेंगे नहीं तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। यानी अगर वो बैठेंगे नहीं, काम नहीं कर पाएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो मसल क्या, रिलैक्सेशन में चली जाएगी। मसल किस में चली जाएगी, हमारा काम क्या, पढ़ी तो मसल रिलैक्सेंट रहे हैं, यानी हमें मसल को रिलैक्स करना है। और क्या करना है, मसल रिलैक्सेंट पढ़ना है, रिलैक्स करना है। कैसे रिलैक्स कर सकते हो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट ही मत होने दो, तो मसल ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाएगी। चिपकना मींस ब्लॉक करना, हाँ सॉरी, ब्लॉक कर देते हैं, उनके साथ रिएक्ट नहीं करते, कोई कंपाउंड नहीं बना रहे हैं अलग से, नहीं, सिर्फ वो एसिटाकोलिन को नहीं चिपकने दे रहे। ठीक है, क्या क्या, तो क्या लिखा, मैकेनिकल और नॉन डीप्लो, अब इसमें बिल्कुल समझ लो वही चीज लिखी है जो मैंने अभी आपको समझाई। नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर बाइंड टू द निकोटिनिक रिसेप्टर्स ऑन द मोटर एंड प्लेट एंड ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाकोलिन बाय कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। ये कंपटीशन करते हैं एसिटाकोलिन के साथ तो पहले जाके चिपक जाते हैं। दीज कंपाउंड स्लोली डिसोशिएट फ्रॉम द रिसेप्टर एंड ट्रांसमिटर ग्रेजुअली रिस्टोर्ड। इनका क्या मतलब है, बहुत प्यारा सा मतलब है। ये वाले आपके किसमें, ये ग्रेजुअली के चिपक तो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होते हैं, रिसेप्टर्स के ऊपर बैठ के चिपक गए तो ग्रेजुअली खत्म होते हैं, डिक्रीज होते हैं, धीरे धीरे डिसोसिएट होते हैं। तो आपको एक लॉन्ग टाइम पीरियड मिल जाता है, इसलिए लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। लंबा समय मिल जाता है, लंबे समय के लिए एसिटाकोलिन नहीं चिपक पाता, पेशेंट चाह के भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अपन को कॉन्ट्रैक्शन ही तो नहीं कराना। क्यों नहीं कराना, बहुत सारी रीजन है, आगे पढ़ेंगे कि सर्जरी करते हैं तब नहीं कराना, स्प्रेन स्ट्रेन हो गया है तो नहीं कराना, आप जितना फ्लैसिड रखोगे पेशेंट को उतना ही आराम रहेगा। ठीक है, या स्ट्रोक हो गया है, स्ट्रोक में भी कौन सा स्पास्टिक वाला स्ट्रोक, जहां मसल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फ्लैसिड वाले में नहीं, फ्लैसिड में तो मसल वो वैसे ही खत्म हो गई है, उसको और खिला दोगे तो खत्म ही काम, मसल ही खत्म। स्पास्टिक में मसल एकदम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चली गई है, उसका कोई मोशन नहीं हो रहा, तो फिर क्या, ये वाली ड्रग खिलाओ जिससे मसल रिलैक्स हो और आप मोशन करा पाओ। क्या लिखा है, पढ़ो, इसमें लिखा है थेराप्यूटिक यूसेस। इनको क्या है, ये मैंने अभी आपको बताई है कि तो लिखा है निकोटिनिक रिसेप्टर पे ये जाके चिपक गए। क्या थेराप्यूटिक यूसेस है इनका, थेराप्यूटिक क्या है, ऑन पेरीनेटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बात याद रखना, ये वाले ड्रग कभी ओरली नहीं दिए जाते, ये पेरीनेटल दिए जाते हैं, यानी क्या, डायरेक्ट मसल में। ठीक है, इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्यूबरक्यूलिन इनिशियली कॉजेस मस्कुलर वीकनेस फॉलोड बाय फ्लैसिड पैरालिसिस। स्टार्टिंग में क्या है, मसल्स को वीक ही तो करना है, वीक करोगे तभी तो फ्लैसिड होगी। तो इस क्या, अगर आपको कोई ऐसा आपको रीजन चाहिए तो उसके लिए, और ये जनरली इसका जो, अब ये सब इसके अंदर का डीप याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद करना है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं फिर से वॉइस ब्रेक हो तो बताना, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर समझ आ गया कि वो मसल्स को वीक कर रही, और जो सबसे ज्यादा ये ड्रग सबसे ज्यादा जो मसल को वीक करती है वो है आइस की मसल, यानी छोटी छोटी मसल्स को ये ड्रग वीक करती है, यानी आइस की मसल, फिंगर्स की, फर्स्ट इफेक्ट उनको, यानी तुरंत उनको अफेक्ट करती है, फिर उसके बाद लिम्स की, नेक की और ट्रंक की मसल को करती है। तो ये इंपॉर्टेंटली यूज कहाँ करी जाती है। अगर एक चीज बताओ, आप पेशेंट को कितना भी बोलो मसल रिलैक्स कर लो और आप उसकी आंखों की सर्जरी करो, तो क्या वो, आप उसको काम करोगे तो वो अपनी आंखों को क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। आप कोई भी सर्जरी कर रहे हो, पेशेंट तो करेगा ना,
तो हम इनको दी जाती है सर्जरीज में, ऑक्यूलर सर्जरी, आंखों की सर्जरी होती है तो उसमें दे दो, आंखों की मसल तुरंत एकदम रिलैक्स हो जाती है, आप इजीली सर्जरी कर सकते हो। वरना कॉन्ट्रैक्ट जो मसल एकदम कॉन्ट्रैक्ट है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, शॉर्ट खींच के रखिए, कितने फाइबर कट जाएंगे, आप कर ही नहीं पाओगे सर्जरी। तो एब्डोमिनल थोरेसिक सर्जरी या फिर इंट्यूबेशन एंडोस्कोपी, ये क्यों दी जाती है, ये एनेस्थेशिया के साथ दी जाती है। बहुत बढ़िया याद करना, इंट्यूबेशन एंडोस्कोपी जब आप देखते हो पेशेंट के माउथ में एक पूरा डालते हैं पाइप, जिसमें क्या कैमरा वगैरह लगा होता है और अंदर के सब कोई अल्सर वगैरह तो नहीं वो देखते हैं, तो आप जैसे ही कुछ डालोगे तो पेशेंट सब कुछ एकदम कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा ना, सारी मसल उसके लिए अजीब है। तो आप एनेस्थेशिया तो पेन किलर के लिए दे देते हो, उसके साथ आप मसल रिलैक्सेंट भी देते हो कि सारी मसल्स क्या रिलैक्स हो जाएं, तो वो चाह के भी कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए और आप इजीली आपको क्या जगह मिल जाए। रिलैक्सेशन के साथ जगह भी तो मिलनी है, मसल लंबी हो जाएगी तो जगह भी तो देगी आपको काम करने के लिए, तो उसके लिए भी। तो ऑल्सो ड्यूरासिन इज आइदर इंट्रा, या तो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है या इंट्रावीनस दिया जाता है, मगर ओरली नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया जाता, आप समझ रहे हो, इसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म याद आ गई होगी, ये ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ये वहीं पर इसका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको वहां पर किया जाता है। एक सेकेंड, इसमें समझ आ गया। अभी एक इसमें ब्लॉकर्स के बारे में एक और चीज बता रहा हूँ, इसमें नहीं है, एक पेज नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है इसका फार्म। देखो जो नॉन, अभी उसी को पढ़ा रहा हूँ, नॉन डीपोलराइजिंग को ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉन डीपोलराइजिंग को ही पढ़ा रहा हूँ। उसमें क्या बता रहा हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव वाले तो समझ गए, तो इसको कहाँ कहाँ यूज करा जाता है, इसको 3 जगह मोस्ट कॉमन, ये तो आपने थेराप्यूटिक यूसेस पढ़ा, तीन जगह की मसल्स पे इसको बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। पहला स्केलेटन मसल्स पर, अब ये सारी स्केलेटन मसल्स तो थी, और कौन सी मसल्स हैं दूसरा इसको यूज करा जाता है ऑटोनोमिक गैंग्लिया पर, किस पर, ऑटोनोमिक गैंग्लिया पर। ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया क्या होता है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया क्लस्टर ऑफ न्यूरल सेल बॉडीज एंड डेंड्रिस्ट, एक क्या होता है ब्रेन में होता है ऑटोनोमिक गैंग्लिया, उसमें जब एब्नॉर्मेलिटी हो जाती है ना तो बॉडी क्या बहुत ज्यादा किसमें चली जाती है, कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां दिया जाता है, ठीक है। फिर तीसरा दिया, फिर ये उसमें दिया जाता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इसका एडवर्स रिएक्शंस क्या होंगे। एडवर्स रिएक्शन तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन हर चीज का एडवर्स रिएक्शन वो जरूर होता है कि वो ज्यादा अमाउंट में फ्लैसिडिटी ना कर दे। अब आपने इसको ये तो दिया, मगर मान के चलो कोई रेस्पिरेटरी मसल्स को इसने पैरालिसिस कर दिया तो पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा, मर जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड एपनिया, एपनिया मतलब क्या, सांस नहीं ले पाना एक लंबे समय के लिए, बहुत बार होता है, तो ये इसका एडवर्स रिएक्शन होता है। हाइपोटेंशन मतलब क्या, जो टेंशन ही तो है जो उसको कॉन्ट्रैक्ट करा, तो बहुत ज्यादा टेंशन कम हो गई तो फ्लैसिडिटी में चला गया। फिर फ्लशिंग एडवर्स रिएक्शन भी होता है, फ्लशिंग और ब्रोंकियोस्पाज्म। फ्लशिंग का मतलब होता है एकदम दूर दूर चले जाना, ब्रोंकियोस्पाज्म को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रोंकियोस्पाज्म का मतलब होता है जो आपकी ब्रोंक्यूल्स हैं, इसकी जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं कैसी हो जाती हैं कि कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में चली जाती है। अब आप पूछोगे कि बाकी सब तो फ्लैसिड हो रहा है, तो क्या इसके एड्रेस में फ्लशिंग और ब्रोंकियोस्पाज्म पर यहाँ पर क्या आता है कि ब्रोंकियोस्पाज्म क्यों, अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं कि भैया ठीक है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है, समझ आ रहा है कि मसल ज्यादा फ्लैसिडिटी हो गई, प्रोलॉन्ग्ड एपनिया हो सकता है, हम समझ रहे हैं रेस्पिरेशन की वजह से हाइपोटेंशन समझ रहे हैं, ब्रोंकियोस्पाज्म क्यों हो रहा है। ब्रोंकियोस्पाज्म का मतलब होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कौन से जो ब्रोंक्यूल्स मसल्स होती हैं, ब्रोंक्यूल ट्यूब्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ ब्रोंक्यूल ट्यूब्स, जो ब्रोंक्यूल्स होती है ना अपनी, जिससे अपने ब्रोंक्यूल ट्यूब्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और उससे क्या होता है, रिजल्ट इंक्रीज इन नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रीथिंग। ब्रोंक्यूल्स होती है, उससे क्या हो जाता है, ये ट्यूब्स पास पास आ जाती है और पेशेंट सांस नहीं ले पाता। अब ये वाला एडवर्स रिएक्शन है ना, ये सिर्फ आपको इसी वाले ड्रग में लिख के आना है, ये ब्रोंकियोस्पाज्म, ब्रोंकियोस्पाज्म पूरे ड्रग में नहीं चिपका के आना, बाकी सब तो आप पूरे ये रेस्पिरेटरी हाइपोटेंशन सबके एडवर्स में चिपके आ सकते हो, मगर ये नॉन डिपोलराइजिंग में ही ब्रोंकियोस्पाज्म चिपका के आना है। क्यों आना है उसका बहुत बड़ा रीजन है, ये देखो मैं इसको समझाता हूँ, समझना अच्छे से जो नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये बॉडी में ना हिस्टामिन को रिलीज कराते हैं, बॉडी में हिस्टामिन, यानी क्या ये एबनॉर्मल बॉडी की मैकेनिज्म को ही यूज करते हैं। हिस्टामिन क्या होता है ना, हिस्टामिन एक क्या है, एक मीडिएटर है,
एक मीडिएटर है, वो क्या करता है, जैसे ही हिस्टामिन बॉडी में रिलीज होता है ना, वो ब्रोंकियोस्पाज्म करा देता है। हिस्टामिन क्या है, एक मास्ट सेल है जो बॉडी में ब्रोंकियोस्पाज्म करा। ब्रोंकियोस्पाज्म की डेफिनेशन बता चुका हूं कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो नैरो हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, वो करा देता है। क्यों कराता है, ये उसका ट्रीटमेंट है, एडवर्स इफेक्ट नहीं बता रहा हूँ, अभी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। फिर ट्रीटमेंट सुनो, वो हिस्टामिन को रिलीज कराता है, उससे ब्रोंकियोस्पाज्म होता है, और ब्रोंकियोस्पाज्म एक छोटे अमाउंट में होता है, ज्यादा में नहीं, छोटे अमाउंट में। उसकी वजह से हमारी बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या रिलीज करती है, सलाइवरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देती है, और गैस्ट्रिक को, जिसकी वजह से सलाइवा और गैस्ट्रिक सीक्रेशन रिलीज होता है। उसकी वजह से जैसी सलाइवा आप खुद रिलीज करना, आप अपनी मसल्स को जब रिलीज करते हो ना, बहुत ज्यादा सलाइवा रिलीज करो ना, आप अपनी मसल्स को, गले की मसल्स को रिलीज कर रहे होते हो, रिलीज कर दो, तभी एक्सेसिव अमाउंट में सलाइवा रिलीज होता है। तो ये क्या, हल्का सा ब्रोंकियोस्पाज्म हुआ, अरे जैसी बॉडी को लगा ये क्या हो रहा है, ब्रोंकियोस्पाज्म में क्या हो रहा है, तो बॉडी अपनी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक, जितने भी जीआईटी वाले, उनको एक्टिवेट कर देती है कि पेशेंट को दिक्कत ना आए सांस लेने में। तो तुरंत एक्सेसिव अमाउंट में सलाइवा, गैस्ट्रिक सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या है, जो इधर की मसल्स है वो फ्लैसिडिटी में चली जाती है। यानी सोच रहे हो, हम जानबूझ के और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फ्लैसिड करवाने के लिए, लेकिन थोड़े अमाउंट में। हिस्टामिन से हम थोड़े अमाउंट में ब्रोंकियोस्पाज्म कराते हैं, जिसकी वजह से बॉडी क्या करे, ये सेम वो वैक्सीन वाला फंक्शन है। आप क्या करते हो कि आप अभी कोरोना की वैक्सीन, किसी वैक्सीन ले रहे हो, तो आप क्या पोलियो की वैक्सीन ले रहे हो क्या, तो आप इनएक्टिव फॉर्म में पोलियो का ही वायरस पिलाते हो। तो बॉडी उससे क्या करती है कि बॉडी को लगता है अच्छा पोलियो वायरस आएगा, तो उसके खिलाफ वो इम्यूनिटी बना लेती है। जब ओरिजिनल आएगा तो उसको मार दो। ऐसे ही करा कि उन्होंने हिस्टामिन रिलीज करके थोड़े अमाउंट में क्या करा दिया, ब्रोंकोस्पाज्म करा दिया, जिसकी वजह से बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में बॉडी ने सलाइवरी ग्लैंड वो सब रिलीज करके उसको नॉर्मल कर दिया। ठीक है, यहां तक ठीक है, ये नॉर्मल है। मगर अगर इसी का एक्सेसिव हो जाए तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो गया। मतलब क्या कि अगर ज्यादा अमाउंट में अगर हिस्टामिन रिलीज हो गया, ज्यादा अमाउंट में, तो ज्यादा अमाउंट में ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाएगा। फिर बॉडी भले कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलाती रहे, खूब सलाइवरी करे, ज्यादा अमाउंट में होगा तो फिर बॉडी कुछ नहीं कर पाती। बॉडी कंपनसेट सिर्फ थोड़े बहुत अमाउंट को कर पाती है, आप जानते हो, थोड़ा बहुत तो बॉडी कंपनसेट करती है, लार्ज अमाउंट में नहीं कर पाती। तो इसलिए इसका एडवर्स इफेक्ट लिखा है ब्रोंकियोस्पाज्म ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज। ठीक है भाई, डीटीसी। तो ये याद रखना, ये एडवर्स इफेक्ट तो पढ़ के लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं समझ पाते यार कि ब्रोंकोस्पाज्म क्यों हो रहा है, खा तो ड्रग हम रही है फ्लैसिडिटी की, और स्पाज्म में क्यों जा रहा है भैया, इस वजह से, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता। इसका एक काम भी है, ये बुक नोटबुक में लिखा है, पढ़ना, इसका काम है कि ये हिस्टामिन रिलीज करा के ब्रोंकोस्पाज्म बॉडी की कंपनसेटरी मैकेनिज्म से भी फ्लैसिडिटी करवाता है ये ड्रग। और अगर कहीं ये ड्रग ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए या एडवर्स रिएक्शन, तो ब्रोंकोस्पाज्म हमारे लिए एडवर्स रिएक्शन बदल जाता है, वही गलत हो जाता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन आज के बाद नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डीपोलराइजिंग। व्हाट इज डीपोलराइजिंग ड्रग? सिंपल सी बात है कि हाँ, यहाँ में ये समझ आ गया कि यहाँ पर डीपोलराइज हो चुका है यानी जो एसिटाकोलिन है वो नीचे आ गए हैं। ये भी क्या करते हैं, ये भी चिपक जाते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे, ये भी निकोटिनिक रिसेप्टर पे चिपक जाते हैं, मगर उनको ब्लॉक नहीं करते। ये जो रिसेप्टर्स बैठी हैं, ये उन पे ये भी चिपक जाते हैं, मगर ये उनको ब्लॉक नहीं करते। ये एसिटाकोलिन को बोलते थे आ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम इन रिसेप्टर्स के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, प्लस एसिटाकोलिन के साथ भी रिएक्शन करेंगे। ये एसिटाकोलिन के साथ उल्टा रिएक्शन और कर लेता है, और रिएक्शन करने के साथ एक ये नया एंजाइम को रिलीज करता है, उसका नाम होता है सूडो क्लोनेस्ट्रेस। क्या करता है, सूडो क्लोनेस्ट्रेस। ये बताऊंगा, एडवर्स इफेक्ट अभी लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, अभी ये आप ही समझ लीजिए तो ये क्या करता है उस पर चिपक गया एसिटाकोलिन, उसके साथ चिपकने के बाद उल्टा का एक एंजाइम रिलीज करता है सूडो क्लोनेस्ट्रेस, वो इसके फंक्शन को ही चेंज करता है। एसिटाकोलिन का फंक्शन तो क्या था, कॉन्ट्रैक्ट कराना, मगर वो उसके फंक्शन को ही चेंज कर देता है, और उसका फंक्शन और क्या है, यहाँ स्पासिसिटी करवा देता है। मतलब सोच रहे हो, उसने तो सिर्फ ब्लॉक करा था पहले वाले नॉन डीपोलराइजिंग वाले ने, मगर ये रिएक्ट करके उसके फंक्शन को ही अल्टर कर देता है। कुछ अंतर नहीं है दोनों में ज्यादा, वो रिएक्शन नहीं करता, मगर ये रिएक्शन करके फंक्शन को ही अल्टर कर देता है, बस इतना अंतर है। द न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट ऑफ क्या
ये वाला जो सक्सिन कोलाइन ड्रग आर लाइक दोस ऑफ एसिटाकोलाइन, ये एसिटाकोलाइन की तरह ही है, कुछ नहीं करता। ठीक है भैया, आओ एसिटाकोलाइन रिएक्ट कर लेगा किसके साथ, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ रिएक्शन करके और डीपोलराइज करा देगा स्केलेटल मसल को, मगर ये एसिटाकोलाइन की तरह एकदम रिलीज नहीं होता, एकदम डिस्ट्रॉय नहीं होता है, धीरे धीरे सोडियम कोलेस्ट्रेस करता है और इसकी कंटिन्यूअस प्रेजेंस की वजह से मसल रिलैक्सेशन में चली जाती है, रिजल्टिंग इन फ्लैसिड पैरालिसिस, बल्कि उसके साथ रिएक्शन करके दूसरा ही काम करवा देता है। इसका थेराप्यूटिक यूसेस क्या हो गया, क्या होता है थेराप्यूटिक यूसेस, वही जो सबके हैं, एडजुवेंट टू एनेस्थीसिया। एडजुवेंट का मतलब होता है एनेस्थीसिया के साथ देना। मैंने आपको बताया ही था कि एनेस्थीसिया तो दर्द कम कर देगा, मगर मसल रिलैक्सेशन तो ये पढ़ना है कि कौन सा कब। अब देखो इसमें है ना कौन सा कब देना, तो ये एनेस्थीसिया के साथ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन अभी पढ़ गया, लैरिंजियोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, इज़ोस्कोपी, जब ये सब करते हैं ना तो एनेस्थीसिया के साथ इनको दे दिया जाता है। ठीक है, ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर्स लाइक रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स, इन सब में क्यों दिया जाता है, क्या होता है कि जब भी फ्रैक्चर्स होते हैं, डिसलोकेशन होते हैं, तो हमारी मसल्स क्या है, हमारी बॉडी की एक मैकेनिज्म है। आप अभी खुद फील करो, एकदम सडन डर जाओगे ना तो आपकी बॉडी फुल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एकदम सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। आप जब अच्छे मूड में होते हो ना, आप हैप्पी होते हो ना, बहुत हैप्पी, तो आपकी सारी मसल रिलैक्स करती है, आप एकदम रिलैक्स। क्यों बोलते हो रिलैक्स फील हो रहा है, मतलब क्या, सारी बॉडी की सारी मसल रिलैक्स स्टेज में। जब डरे हुए होते हो, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी दर्द में होते हो, तो सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि ये ब्रेन की मैकेनिज्म है। ब्रेन को जब भी लगता है ना यार कि उसकी बॉडी के साथ कुछ अजीब हो रहा है ना, वो तुरंत अपने आप को सिकुड़ने की कोशिश करता है, इकट्ठा एक साथ सिकुड़ने की कोशिश करता है, इसलिए सारी मसल, सारा फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में जाता है। तो जब भी फ्रैक्चर हुआ, दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, बॉडी को लगता है यार ये तो बॉडी के लिए एबनॉर्मल है, बॉडी तुरंत उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब सीधी सी बात है, आपको फ्रैक्चर हुआ है, ये बोन है, अब एक बोन पे इधर मसल्स लगी हुई इधर मसल लगी हुई है, अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में जाएंगी तो ये बोन को और खींचेंगी, फ्रैक्चर और बढ़ेगा। अगर डिसलोकेशन हुआ है, जॉइंट खींचे हैं, तो वो और बढ़ेंगे। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ऑर्थोपेडिक एक आपको मसल रिलैक्सेंट दे देते हैं जिससे मसल रिलैक्स हो जाए। अब आप ये, क्योंकि अब आप याद रखना, ये आपकी बॉडी की मैकेनिज्म होती है, आप ना चाह के भी आपकी बॉडी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में ही रहती है, हो जाती है जब भी बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ हो। आप खुद फील करना, थोड़ा सा टेंशन लो, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में जाओ, कुछ भी एबनॉर्मल होगा आपकी बॉडी के साथ, बॉडी आपकी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में। और जब भी आप रिलैक्स का मतलब कब क्या, जब फ्री होगे तो आपकी बॉडी जाएगी रिलैक्सेशन स्टेट में। तो वही यहाँ पर लिखा है, ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर लाइक रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर। रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर क्या, जब फ्रैक्चर हो गया तो उसको रिड्यूस, उसको ठीक करना है, तब ये दी जाती है। स्पास्टिक डिसऑर्डर मतलब क्या, जब ये टिटनेस, अगर आप पढ़ोगे, टिटनेस का ये रीजन होता है, टिटनेस जब हो जाता है ना, कुछ लोगों को टिटेनी हो जाता है, तब उनकी बॉडी फुल स्पास्टिसिटी में चली जाती है, सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उन पेशेंट में भी ये दिया जाता है। ठीक है, एथोटिसिस थर्ड ईयर में पढ़ोगे, इसमें क्या होता है, सारी बॉडी की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट है। एथोटिसिस आप लोगों ने भी कभी फील करी, एकदम सडन एकदम जर्क आता है बॉडी में, अजीब सा, कभी फील करा, अजीब सा जर्क आता है, सारी एकदम चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन वो नॉर्मल होता है। लेकिन एथोटिसिस ये दूसरा वाला है, जब बॉडी में क्या है, जब ब्रेन में कुछ एबनॉर्मल फंक्शन होने लग जाते हैं, तब ओवर होने की वजह से सारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में चली जाती है, तब भी ये ड्रग दिया जाता है। अभी तक हमने कहां तक पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा, हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा, पेरीफेरी। अब सेंट्रल, सेंट्रल में कुछ नहीं पढ़ना, सेंट्रल में क्या है, नाम याद करना, ये मोस्ट कॉमन ड्रग है आपके द्वारा दिए जाने वाले। आपको देना एक भी ड्रग नहीं है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, मगर लेकिन जो सबसे ज्यादा ड्रग दिए जाते हैं वो सेंट्रली दिए जाते हैं, जैसे डाइजीपाम, बैक्लोफिन, ये आप इतने देखोगे। ऑर्थोपेडिक 90% आपको यही दे रहा होगा, 90% ऑर्थोपेडिक सब मिलेगा ना, क्योंकि ये ड्रग मालूम कहाँ दिए जाते हैं, स्ट्रेन में, स्प्रेन में, और आपका फिजियोथेरेपी में काम ही तो वही है। तो ये ड्रग आप सब जगह देखने को मिलोगे। ये ड्रग कहाँ वर्क करते हैं, ये ड्रग वर्क करते हैं सीधा ब्रेन के लेवल पे। देखो एनएमजे को छेड़ना इतना आसान नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि भैया ब्रेन है, ब्रेन में कौन सी जगह है, ब्रेन में आपके पास जगह, इन्हीं को बोलते हैं क्या, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। ब्रेन में आपके स्पाइनल पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से जाते हैं ब्रेन के पास, उन रिसेप्टर्स को क्या ब्लॉक, उन साइनेप्स को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे इन साइनेप्स को ब्लॉक करा तो ब्रेन के पास कमांड ही नहीं पहुंची। अब ये वो स्टेट आ गई कि आपकी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो ब्रेन के पास कमांड पहुंचेगी, फिर ब्रेन एनएमजे के पास, फिर एनएमजे मसल के पास। तो एनएमजे तो ब्लॉक कर दिया, अब आप ब्रेन को ही बंद कर दो, ब्रेन के पास तो आपकी कितनी भी बॉडी कमांड पहुंचाती रहे ब्रेन के पास, ब्रेन भेज ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि आपने जैसे आप यहाँ से जो भेजते हो वो इधर क्या रिफ्लेक्सेस पे अटैच होता है, तभी तो यहाँ साइनेप्स बनता है, वही साइनेप्स फिर आगे जाता है। तो आप यहाँ के जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, इनको ब्लॉक कर दो, यहाँ साइनेप्स बन ही नहीं पाएगा।
कितने भी आप बेचते रहो नहीं बनेगा। तो यही इसका काम है। क्या काम है कि क्या सेंट्रली एक्टिव मस्कुलर रिसेप्टर डिप्रेस द स्पाइनल पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। जो रिफ्लेक्स आते हैं स्पाइनल, उनको क्या कर दो, डिप्रेस कर दो। रिफ्लेक्स ही नहीं आएंगे तो मसल क्या नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगी। दिस रिफ्लेक्सेस मेंटेन मसल टोन। यही रिफ्लेक्स है जो मसल टोन को मेंटेन करता है। आप इस रिफ्लेक्स को बंद कर दोगे, मसल टोन डेवलप ही नहीं होगी, खत्म बात। बाय डिप्रेसिंग दिस स्पाइनल रिफ्लेक्सेस सेंट्रली एक्टेड, क्या वाले आपके स्केलेटल मसल रिलेक्टेड, रिड्यूस दी मसल टोन, खत्म। आप सेंट्रली आपने क्या करा, आपने उस जगह को ही ब्लॉक कर दिया जहां पर आपकी बॉडी से कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या सिग्नल जा रहे थे। जान दो सिग्नल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये बिल्कुल पेन किलर की तरह है। पेन किलर भी क्या करते हो आप, जो आप ओपिट्स वगैरह खाते हो, क्या करते हो, सीएनएस पे ब्रेन के जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उन्हीं को ब्लॉक कर देते हैं। अब यहाँ से कितने भी नोसियोसेप्टर्स जाएं, नोसियोसेप्टर्स क्या पेन लेके जाते हैं, अब कितने भी जाएं उनको भैया जगह ही नहीं मिलेगी बैठने को। तो ये भी वही काम करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगी। थेराप्यूटिकल स्टेट क्या है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स लाइक मसल स्ट्रेन, स्प्रेन, माइल्जिया यानी मसल डिस्टर्बेंस, कुछ भी हो सकता है। माइल्जिया मतलब होता है मसल डिस्टर्बेंस, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मसल डिस्टर्बेंस हो। हर्निएटेड डिस्क यानी पीआईवीडी, उनमें भी है ना ये सब सिंड्रोम्स, वर्साइटिस वगैरह जितने भी हैं ये सब अपन से रिलेटेड, वो सब इन सब में यही काम आता है ब्रेन वाला। क्यों, ये तुरंत एक्टिंग करता है। सीधा दिया सीधा रिलीफ मिला। आप और बाकी एनएमजे वाले तुरंत नहीं कर पाते। बाकी सब चलते लॉन्ग टर्म में है लेकिन तुरंत नहीं करते। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि लंबे समय तक रिजल्ट देंगे मगर तुरंत नहीं करते। लेकिन हमें तो तुरंत चाहिए ना, पेशेंट तुरंत करे। तो वो तुरंत वाला काम तो ब्रेन ही करता है। और ये मैं आपको पिछले कई ड्रग्स में बता चुका हूँ कि ब्रेन पे अगर आप दोगे तो वो तुरंत एक्शन करेंगे। तो हमको तुरंत एक्शन वाली चाहिए। जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या है हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या है, जितने भी सेरिब्रल पाल्सी ये सब क्या है, जो जितने भी न्यूरोलॉजिकल मैंने बताया कुछ जो स्पार्सिटी में चले जाते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मतलब होता है दोनों पैर चले जाए, दोनों पैर कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में, तो हेमीप्लेजिया बोलते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया दोनों पैर दोनों हाथ चले जाए। तो उनमें आपको डाइजीपाम, बैक्लोफेन ये सब खाने को मिले हैं, ये सब देते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। पॉलीमाइल्जिया में देते हैं, डाइक्लोफेनेक ये सब देते हैं। ठीक है, टिटनेस में भी देते हैं डाइजीपाम वगैरह ये सब। ठीक है, ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर रिडक्शन ऐसा नहीं होता, देखो ये भी देते हैं, अपन पढ़ के आए थे वो भी देते हैं, लेकिन ये ज्यादा यूज करते हैं। पेरीफेरल वाला अपन जनरली यूज करते हैं सर्जरी वगैरह में, क्योंकि देखो सर्जरी में ना आप यार आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि जो कोई भी जब आप सर्जरी कर रहे हो ना तो आप ब्रेन में छिड़कानी नहीं कर सकते। पेशेंट का पता उसकी वजह से कोई एबनॉर्मल हो जाए, क्यों, आप पेशेंट को उस टाइम पे आपने एनेस्थीसिया भी दिया होता है, डाइजीपाम सेडेटिव भी होता है। अभी किसी ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि डाइजीपाम सेडेटिव होता है, बिल्कुल होता है। सेडेटिव का मतलब क्या, कल हम पढ़ेंगे सेडेटिव ड्रग। सेडेटिव मतलब कामिंग इफेक्ट, और मैंने अभी आपको बताया था कि जब कामिंग मतलब क्या, रिलैक्सेशन फील। और जब भी आपकी वो आपके ब्रेन को लगता है कि आप रिलैक्स हो, आपकी बॉडी तुरंत क्या मसल को रिलैक्स कर देती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है क्या, कि क्या डाइजीपाम सेडेटिव है, बिल्कुल है। कल पढ़ोगे आप, कल बताऊंगा क्यों है। इसलिए क्योंकि जैसे ही आप ये ड्रग खाते हो आप अपने ब्रेन को कह देते हो सब कुछ नॉर्मल है। जैसे ही नॉर्मल है बॉडी आपकी तुरंत सारी मसल्स को रिलैक्स कर देती है। मैकेनिज्म में बता चुका हूं क्यों। तो आप क्या अपने ब्रेन को भी बेवकूफ बना रहे होते हो। ठीक है, इसलिए इन सब क्या है, लेकिन आप बना कहा रहे हो ब्रेन के लेवल पर, इसलिए आते हैं सेंट्रली एक्टेड पे। ठीक है, फिर होते हैं डायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली मतलब सीधे मसल्स पर, और सीधे मसल्स पर कैसे करेंगे। अब यहां पर एनएमजी हो गया है, अब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मगर मसल सीधे इस तरीके से कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। मसल अगर आपको याद है एक कॉन्ट्रैक्ट स्टेट चलती है। कॉन्ट्रैक्ट स्टेट क्या है, ये वाली, अगर आपको याद है इससे ऊपर एक साइकिल चलती है। ये तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था। ये वाली एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। फिर ये वाला, ये देखो अगर आपको याद है कैल्शियम आइंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे ही ऊपर से देखो ब्रेन से कमांड आया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से कमांड आया, उसके बाद क्या है, वो एक्शन पोटेंशियल कहां पहुंचता है, मसल फाइबर पे, कि भैया हमें इतना एक्शन पोटेंशियल मिल गया है, कोई बात नहीं कर दो। एक्शन पोटेंशियल आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करो। जैसे ही चालू करते हैं, टी ट्यूब्यूल्स में, जो टी ट्यूब्यूल्स उनमें वो सारा एक्शन पोटेंशियल फैलता है, और वे टी ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, सारा एक्शन पोटेंशियल भेजते हैं सिस्टर्नी पर।
और सिस्टिनी है, वो सिस्टिनी रिलीज करता है कैल्शियम आयंस, और वही कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एक्टिन फिलामेंट को मूव करने के लिए। वो जब एक्टिन फिलामेंट मूव करेगा तभी कॉन्ट्रेक्शन होता है। ये देखो आपको पता है, ये वाला आप देख के आ चुके हो, पढ़ा है आप लोगों ने ये। ये रहा ये पढ़ते हो एक्टिन, एक्टिन मायोसिन, ये इसके ऊपर करते हैं, पीछे जाएंगे और फिर इस तरीके से किसी दिन जब अगर फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसे नहीं बता दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ मेन कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम ही जब रिलीज होते हैं, भले एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया, वो एक्शन पोटेंशियल सिस्टम के पास पहुंच के क्या बोलता है कि कैल्शियम को रिलीज करो। जब कैल्शियम रिलीज होगा तभी मसल फाइबर फिर आगे जाके कॉन्टेक्ट करता है। मगर ये वाला काम होता कहाँ, ये काम होता है मसल्स पर, ना कि एनएमजे पर। मसल्स तो वहां से एक्शन पोटेंशियल भेज दिया 0.5 मिली वोल्ट का, भैया लो हमें इतना, हमारे पास में पोटेंशियल आ गया है, मतलब अब हमें काम करना है। अब काम वो फिर पहुंचा वहां पर, वो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुंचता है कहां पर, सिस्टर्नी पे। सिस्टर्नी बोलती है कि भैया कैल्शियम आयन रिलीज करो, वो ही क्या कराएंगे, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। अगर हम इन कैल्शियम आयन को रिलीज ही ना होने दें तो, अगर हम कैल्शियम आयन को रिलीज ही ना होने दें फिर क्या होगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, सीधी सी बात है। तो ये हम कहां वर्क कर रहे हैं, ये डायरेक्टली मसल्स पर। तो यहां अगर हम इन कैल्शियम आयंस को रिलीज ना होने दें तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, खत्म बात। तो वही डायरेक्टली एक्ट में लिखा है। डायरेक्टली एक्ट क्या है, डेंट्रोलिन एंड क्वानिन आर क्या, डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। इनकी मैकेनिज्म एक्शन क्या, डेंट्रोलिन डायरेक्टली अफेक्ट द स्केलेटल मसल, क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, इट इनहिबिट्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन by prevent the calcium release from the sarcoplasmic reticulum। वही अभी पढ़ के आए वहां से, मसल कॉन्ट्रैक्ट क्या, वो रिलीज ही नहीं होने देती कैल्शियम को। ये कहां देते हैं, स्पास्टिक डिसऑर्डर हो, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो, डेंटोलिन प्रिवेंट्स कैल्शियम, इन सब में ये सब आपको दिया जाता है, ठीक है। तीनों स्टेट क्लियर हो गई, ब्रेन के लेवल पे समझ आ गया, पेरीफेरी पे आ गया और डायरेक्टली पे भी आ गया कि कैल्शियम रिलीज मत होने दो, कुछ नहीं होगा। It's all about today lecture.